गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस स्टडी के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो कल्चरल सेटिस्फेक्शन से संबंधित हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल से संबंधित हो। हम एक्टिविटी जरूर करते हैं। हो सकता है वो एक्टिविटी हमारी पैसे कमाने से संबंधित हो सकती है, या फिर कोई अदर सेटिस्फेक्शन से संबंधित। समान काम ये है, हमारा मेन पर्पज ये है कि अगर हमारी सोसाइटी को सेटिस्फेक्शन से संबंधित हम कोई सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाएगी। क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा कोई उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम सोसाइटी को वेलफेयर कर रहे हैं। ऐसे ही कोई रिलीजियस पर्पज हो सकता है, कोई कल्चरल सेटिस्फेक्शन हो सकती है, या कोई मानसिक संतुष्टि के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई कल्चरल फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, उससे हमारा मनोरंजन हो रहा है। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, ये एक्टिविटी जरूर है, इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। और सेकेंडली हमारे पास आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। सवाल ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनका पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना है। इससे ह्यूमन थिंग्स को अपन सेटिस्फाई तो करेंगे करेंगे, लेकिन इसका मेन प्रॉफिट कमाना इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। और इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट है प्रोफेशन, फिर आएगा एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। ये 3 प्रकार की एक्टिविटी आप इसके अंतर्गत करते हैं। कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया, इसके पीछे कारण क्या हुआ, क्योंकि इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, टू अर्न मनी। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आती है प्रोफेशन। कौन सी एक्टिविटी, प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति जिसको स्पेशल नॉलेज है, उसके पास एक स्किल है, उसने एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग ली है, वो अपनी सर्विसेज देता है अपने क्लाइंट्स को, और उसके बदले में प्रोफेशनल फी चार्ज करता है। जैसे एक डॉक्टर है, उसने मेडिकल साइंस की नॉलेज हासिल की, ट्रेनिंग की, और वह अपने जो पेशेंट है उनका डायग्नोस करता है, उनकी डिजीज का डायग्नोस करता है, और उनको ठीक करता है, उनका इलाज करता है, और उसके बदले में प्रोफेशनल फी चार्ज करता है। ऐसे ही जो एडवोकेट है, वो अपने क्लाइंट की लीगल प्रॉब्लम्स होती है जो, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, उनका डिसीजन करवाने में हेल्प करता है, और उसके बदले में क्या करता है, वो प्रोफेशनल फी लेता है। और थर्ड, जैसे आप कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी बनती है बिजनेस की, उनको हेल्प करेगा, और ऑडिटिंग का काम करता है। तो ये क्या है, ये तीनों व्यक्ति हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए, ये क्या कर रही हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और उसके बदले में फी चार्ज करती है। इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भी क्या हुआ, प्रॉफिट कमाना तो है ही, लेकिन समाज की वेलफेयर भी कर रहे हैं, समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, ये जरूरी है। अगर डॉक्टर का एक पेशा है, डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसके पास अगर मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगी, और एजुकेशन होगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की उसकी नॉलेज होगी। तो इसके हम कुछ फीचर्स भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। जैसे मैंने पहले इसकी मीनिंग में भी यही बताया कि उस व्यक्ति के पास जो प्रोफेशन का काम कर रहा है, उसके पास नॉलेज होगी। और सेकेंडली उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए उसे पास ट्रेनिंग भी होगी। डॉक्टर है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेता है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है, हॉस्पिटल में काम करके उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ऐसे ही एडवोकेट है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज जरूर लेता है, लेकिन कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस भी करता है। तो उसके पास प्रोफेशन करने के लिए एक व्यक्ति के पास नॉलेज भी चाहिए, और ट्रेनिंग भी होगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन के अंतर्गत क्या होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होती है, जिनको जो व्यक्ति प्रोफेशनल काम कर रहा है, उसको उन रूल का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मेडिकल है, मेडिकल से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित से जो भी रूल बने हुए हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। आईसीआई के स्पेशल रूल हैं, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग है रूल ऑफ रेगुलेशंस दैट इज मेड बाय दैट प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इसके बाद हमारे पास आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होती है, जो भी प्रोफेशनल पर्सन है, उनके पास एक मेंबरशिप होती है, सदस्यता होती है। जैसे आपका सीए है, तो सीए किसका मेंबर होता है, आईसीए का मेंबर होता है। अगर आप डॉक्टर की बात करें, तो मेडिकल साइंस का मेंबर होगा। अगर आप एडवोकेट की बात करें, तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होता है। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, हर एक व्यक्ति जो प्रोफेशन का काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी की जो उसकी एसोसिएशन है, उसके मेंबरशिप से हासिल होगी।
और फोर्थ पॉइंट आता है प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल फी क्या होती है कि जो भी प्रोफेशन का काम कर रहा है वो अपने सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को, उसके बदले में वो जो उनसे प्राप्त कंसिडरेशन में लेता है वो क्या है, प्रोफेशनल फी कहलाती है। ये था हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वह एक एम्प्लॉयर होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं आपको इसमें। एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉइज होता है। दोनों के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, दोनों के बीच क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज के द्वारा बताए गए रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए काम करता है और उसके बदले वो रेम्युनरेशन देता है। ठीक है, तो कहने का मुझे उसे सैलरी भी मिलती है। अगर वो फिजिकली काम करता है तो उसे वेजेस मिलेगी। ठीक है, अगर वो फिजिकल काम कर रहा है तो उसे क्या मिलेगी, वेजेस मिल जाएगी। और अगर उसने मेंटली काम किया है तो उसे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर कोई उसे मेंटली यहाँ पर काम करता है तो वो क्या होगा, सैलरी मिल जाएगी उसको। तो हमारे पास इससे कुछ फीचर्स भी हैं। फर्स्ट है रिलेशनशिप, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में आपस में रिलेशन होगा। वो क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन काम किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच कोई एग्रीमेंट होगा। इसके बाद आता है सर्विस रूल एंड रेगुलेशंस। जो भी एम्प्लॉइज काम करता है एम्प्लॉयमेंट के अधीन, वो एम्प्लॉयर द्वारा बनाए गए जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है। ठीक है, उनके रूल रेगुलेशन को वो फॉलो करेगा। थर्ड पॉइंट होता है क्वालिफिकेशन। कोई भी एम्प्लॉइज जब कोई जॉब करता है तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है। जैसे आप सिंपल कह सकते हैं, क्लर्क बनने के लिए क्या है, प्लस टू की, प्लस टू हो, ग्रेजुएशन हो। और अगर आप कहीं कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, नेट, पीएचडी। तो ये क्या है, एज पर जॉब उसकी क्वालिफिकेशन होगी, एज पर जॉब उसके पास क्वालिफिकेशन होगी। फोर्थ पॉइंट आता है कॉन्टैक्ट। जैसे अपन ने रिलेशन ऊपर भी बताया था कि कॉन्टैक्ट होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज तभी इसका रिलेशनशिप पैदा होगी जब उनके बीच कोई कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट में शर्तें निर्धारित होती हैं कि क्या कुछ होगा, कि कौन कौन से रूल रेगुलेशन बनेंगे जो एम्प्लॉइज को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको हो सकता है, आपकी जो जॉब है वो परमानेंट नेचर की है, हो सकता है वो 1 ईयर की है या 2 ईयर की है। ऐसे वो टर्म्स वहां पर डिसाइड की जाती है, उनकी सैलरी क्या होगी और वर्किंग कंडीशन कैसी मिलेगी उसको, ये चीजें इसके अंतर्गत डिसाइड की जाती है। और इसके बाद हमारे पास है रेमुनरेशन, जो मैंने पहले बता दिया कि जो भी सैलरी, मेंटली काम करता है वर्क तो उसे सैलरी मिलती है, फिजिकल काम करता है तो क्या होता है, रेमुनरेशन मिलती है। तो ये आप आपस में इंटररिलेटेड काम भी आप कह सकते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपस में इसका लिंक नहीं है। हाँ, एक बात ये है कि एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत किसी प्रकार की कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, कोई कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती एम्प्लॉयमेंट के अंदर। प्रोफेशन के अंतर्गत थोड़ी सी लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है आपको। मैं कहूँ कि प्रोफेशन का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पूंजी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको किसी प्रकार की कोई पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉयज को रिस्क नहीं लेता, आप सिंपल कह सकते हैं। और उसे प्रॉफिट भी नहीं मिलता, उसे एक बंधी हुई सैलरी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम तीनों एक्टिविटी के डिफरेंस भी पढ़ने जा रहे हैं। अब थर्ड एक्टिविटी हमारे पास कौन सी आती है, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड एक्टिविटी है बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या होता है, एक इंडस्ट्री का काम हो रहा है, एक वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन इन तीनों का, दोनों का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना है। यानी कि एक तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जब भी आप इंडस्ट्री की बात करें तो इसका मीन क्या हुआ, प्रोडक्शन होगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस की बात हो रही है, इट मींस आप सेल परचेज कर रहे हो, सेल एंड परचेज हो रही है। तो जब भी सेल परचेज हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, वो क्या है, बिजनेस हो रहा है। आप सिंपल कैसे, ये बिजनेस है। इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना है। अब जब भी प्रॉफिट की बात आती है तो रिस्क उठाना पड़ता है। बिजनेसमैन हमेशा रिस्क उठाता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एम्प्लॉइज रिस्क नहीं उठाते। रिस्क तब होता है जब कैपिटल लगाई जाती है। कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट तो कैपिटल लगाती ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैपिटल नहीं होती। लेकिन बिजनेस के अंदर कैपिटल लगानी पड़ती है, रिस्क उठाना पड़ता है। तो बिजनेस का लिटरली मीनिंग क्या होता है, बीइंग बिजी।
ठीक है। एवरी पर्सन इज एंगेज सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन ऑर्डर टू वंस अ लिविंग, कुछ कमाने के लिए वो कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है। जैसे बैंकर है, वो उधार मनी दे रहा है। ट्रांसपोर्टर क्या करता है, गुड्स को कैरी कर रहा है। ट्रेडर क्या करता है, वस्तु को सेल कर रहा है। ऐसे ही इंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, वो फैक्ट्री रन कर रहा है। तो ये हमारे पास बिजनेस की बात आती है। इसके बाद आप देखोगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी फीचर्स। अब आप फीचर देखो कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। हाँ जी, तो पहला फीचर्स आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या होता है, एक पर्सन एंगेज्ड है, रिकॉग्नाइज किया जाता है उसे। वो क्या करता है, प्रोडक्ट तैयार करता है, सर्विस तैयार करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, वो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। उसे रिकॉग्नाइज, वो सबसे पहले प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि इसकी जरूरत है बाजार के अंदर। वही व्यक्ति है, एक भी की फिगर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। जब भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है तो बिजनेस जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में काम कर रहा होता है, वो की फिगर मानते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने पहले बता दिया, ये प्रोडक्शन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है। इसका मेन मोटिव इकोनॉमिक मोटिव है। और एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस, एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, सेल परचेज कर रहे हो, मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। अगर कोई व्यक्ति घर पे खाना बना रहा है तो ये एक बिजनेस नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति रेस्टोरेंट पे खाना बना रहा है तो वो बिजनेस है, क्योंकि वहां पर उसको सेल परचेज किया जा रहा है। तो वस्तु का आदान प्रदान भी होना जरूरी है, तभी बिजनेस कहेंगे। हम यहाँ पर ये पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये एलिमेंट आपको देखने को कहीं मिलते हैं तो आप कहेंगे बिजनेस हो रहा है, ये बिजनेस है। इंटरप्रेन्योर का काम कर रहा है, प्रोडक्ट तैयार की जा रही है, सर्विस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, वो क्या है, बिजनेस है। दूसरा पॉइंट अपने का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें प्रॉफिट कमाना मेन उद्देश्य रखा गया है, तो क्या है, वो बिजनेस है। आप ये बातें इसलिए अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है ये चीजें क्या है, कि कैसे आप बिजनेस करेंगे। इसके बाद आप देखोगे थर्ड पॉइंट में अपन डिस्कस कर लिया, प्रॉफिट मोटिव भी हो गया हमारा, कि मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। इसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है, रिस्क अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या है, बिजनेस के अंदर रिस्क उठाया जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति रिस्क उठाता है तो वो रिस्क रिस्क में विजिलेंट रहता है, हमेशा अलर्ट रहता है, और उसके वजह से प्रॉफिट भी मिलता है। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट मोटिव तभी काम करता है, ठीक है। बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है। फिर आता है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस के अंदर जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो कंटिन्यू होगी। आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन को बिजनेस नहीं कह सकते। लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, आपने एक कार परचेज की 2 लाख में और उसे 3 लाख में बेच 2.5 लाख में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हो गया 50,000 का। आप कहोगे प्रॉफिट तो हुआ है, प्रॉफिट मोटिव था, प्रॉफिट हुआ है, तो इसे बिजनेस कहेंगे, नहीं बिजनेस नहीं कह सकते। आपने वन टाइम ट्रांजेक्शन किया इसको, दिस वन टाइम ट्रांजेक्शन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन कांट बी कॉल्ड बिजनेस। इसे बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस आप तभी कहोगे जब वो ट्रांजेक्शन रेगुलर नेचर की होती है और कंटिन्यू नेचर की होगी। अगर कंटिन्यू नेचर में नहीं हो रही, रेगुलर नेचर में नहीं हो रही, तो उसे बिजनेस नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस के अंदर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होगी आपकी, मीनिंग कि जो आप काम कर रहे हो, या तो आप प्रोडक्ट का रूप चेंज कर रहे हो, रॉ मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, या आप उसमें प्लेस यूटिलिटी डाल रहे हो कि गुड्स को एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे हो, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। टाइम यूटिलिटी में क्या होता है कि आप एक सीजन के अंदर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसे दूसरे सीजन में भी यूज किया जा सके, उसे स्टोर कर ले। तो ये क्या क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंसिंग। बिजनेस के अंदर कैपिटल लगानी पड़ेगी। मैंने पहले बताया कि बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई जाती है, वो क्या होता है, एज पर बिजनेस नेचर। जितना बड़ा बिजनेस है उस हिसाब से आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस को आप तभी चला सकते हो जब आप कंज्यूमर सेटिस्फाई करोगे। कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो आप बिजनेस रन नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए बिजनेस चल जाएगा, लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस नहीं चला जा सकता। इसके बाद हमारे पास आता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स। बिजनेस के अंदर ये भी होता है, सोशल नीड्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सोसाइटी की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओल्ड स्टैक होल्डर मस्ट बी सेटिस्फाइड इन बिजनेस, अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस को रन करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 10 पॉइंट्स आए जो बिजनेस के अंदर हम देखने को मिलते हैं। अगर ये 10 पॉइंट आपको देखने मिले तो आप कहोगे बिजनेस है। और जब आप कहोगे कोई व्यक्ति डॉक्टर का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, प्रोफेशन। लेकिन आपको एक बार चीज और आपको क्लियर कर दूं, जब कोई डॉक्टर मेडिकल साइंस का उसने नॉलेज हासिल की और प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग ली, और अगर वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आ जाएगा।
अगर वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर वो खुद का हॉस्पिटल ओपन करता है तो वो प्रोफेशन है। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि उसका नेचर क्या है, काम करने का तरीका क्या है। काम करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। हम बताते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट है, ये प्रोफेशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बिजनेस के अंदर कैपिटल लगती है, प्रोफेशन के अंदर कैपिटल लिमिटेड मात्रा में होती है, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल लगती ही नहीं है। बिजनेस में आप रिस्क उठाते हो, एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई रिस्क नहीं है, प्रोफेशन के अंदर कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम डिफरेंस हम अगले लेक्चर में दोबारा से भी पढ़ेंगे। थैंक यू आज के लिए।